हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है गुरुकुल एजुकेशन हब। आज मैं आपको जो है विधवा पेंशन के बारे में बताने वाला हूँ। यदि आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके गांव में, आपके शहर में कोई विधवा स्त्री है तो उसको किस प्रकार से इस योजना का लाभ मिल सकता है, विधवा पेंशन का, इसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये विधवा पेंशन जो है शासनादेश संख्या 1408/6 T-1-15-1/1372/06 दिनांक 13/8/2015 के अंतर्गत जो है प्रभावी माना गया है उसी समय से। और ये जो है आपको ऑनलाइन कहाँ अप्लाई करना है, ठीक है, आपको जिस साइट पे करना है उसका यही है www.महिलाकल्याण.up.nic.in। इसी साइट पे जा करके आप जो है स्वतः ऑनलाइन जो है अप्लाई कर सकते हैं विधवा पेंशन के लिए, या फिर आप किसी जनसेवा केंद्र पे जा करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं विधवा पेंशन के लिए। अब इसमें केसेस क्या आता है कि पात्रता क्या होती है। यदि कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाना चाहता है, कोई महिला इस योजना का लाभ उठाना चाहती है, तो उसके लिए उसकी पात्रता क्या होती है। तो पात्रता के बारे में मैं एक एक करके बताता हूँ। पहली पात्रता तो यही है कि वह जो है कहाँ की निवासी हो, उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हो, अस्थायी निवासी हो, उत्तर प्रदेश की अस्थायी निवासी। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा केस क्या होगा कि जो आवेदिका है उसके पति की मृत्यु हो चुकी हो। आवेदिका के पति की मृत्यु हो चुकी हो। तीसरा केस क्या होगा, जो आवेदिका है उसकी उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 18 साल या 18 साल से ऊपर होनी चाहिए जो आवेदिका है। ठीक है, कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 18 वर्ष से कम उम्र जो है आवेदिका की नहीं होनी चाहिए। ये 3 हो गया। चौथा केस इसमें क्या आता है कि आवेदिका की और उसके परिवार की समस्त स्रोतों से आय कितनी होनी चाहिए, 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आवेदिका व उसके परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रुपए 2 लाख से अधिक ना हो। ठीक है, पहला उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी है, दूसरा जो है आवेदिका के पति की मृत्यु हो चुकी है, तीसरा आवेदिका की उम्र जो है 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, चौथा आवेदिका के और आवेदिका के परिवार को सम्मिलित करके जो संपूर्ण आय होगी 1 वर्ष की वो क्या होगी, 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 2 लाख या 2 लाख से कम है तो वो पात्र है। चौथा केस क्या होता है कि आवेदिका उत्तर प्रदेश सरकार या आपका जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं होनी चाहिए, यानी ऐसा ना हो उसको विधवा पेंशन ही मिल रहा हो, उसके बाद वो जो है विधवा की नहीं, वह राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की किसी भी अन्य योजना से आच्छादित ना हो, कोई भी और पेंशन ना पा रही हो, तो क्या हो जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ 5वां, राज्य सरकार आबलिक केंद्र सरकार की अन्य योजना से आच्छादित ना हो। ठीक है, ये केसेस क्या हो गए, पात्रता के हो गए। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका दूसरा पॉइंट, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें अब क्या है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए अगर आप जो है ये विधवा पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो
इसके बारे में बताता हूँ। इसको मैं मिटा देता हूँ पात्रता वाला। अब जो है आपका आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, अब इसमें जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो पहला आपका आएगा एक रंगीन साइज, क्या होगा, रंगीन पासपोर्ट साइज। फोटो। दूसरा होगा आपका आयु संबंधी प्रमाण पत्र। ठीक है, अब ये जिलाधिकारी द्वारा हो जाएगा या फिर आपका स्थानीय निकाय द्वारा। ठीक है। तीसरा आय प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र ये जारी होता है आपका तहसील द्वारा। ठीक है। अब उसके बाद आएगा आपका जो पति की मृत्यु हो गई है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र। पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। ठीक है, ये आपका स्थानीय निकाय द्वारा जारी हो जाएगा। ठीक है। आपका पांचवा आएगा बैंक पास बुक की छाया प्रति। इसमें IFSC कोड क्या हो जाएगा, होना चाहिए, छपा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बैंक पासबुक की छाया प्रति लगा रहे हो उसमें IFSC कोड ही ना लिखा हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आपका छठा आएगा, पहला तो हो गया रंगीन साइड पासपोर्ट फ़ोटो हो गया, आयु संबंधी, आय संबंधी, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। पांचवा बैंक पासबुक की छाया प्रति। एक हो जाता है आधार कार्ड, आधार कार्ड। ठीक है, या फिर आधार की पंजीकरण संख्या, आधार पंजीकरण संख्या। ठीक है, अगर आप ये देते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है आपका आयु और निवास से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना होगा। इतना आप जो है रंगीन साइड पास फोटो हो गया, आयु, आय, पति, बैंक, आधार, ये आपका हो गया। एक अंतिम और आएगा आपका सातवां, मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर जो है किसका होना चाहिए, या तो स्वयं का हो या फिर निकटतम संबंधी का, कि जिससे फ़ोन जाने पे संपर्क हो जाए और आवश्यक जांच पड़ताल की जा सके। आपको जो है इसका जो है ये सब डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो है आपने जो अभी हमने पात्रता में बताया था कि स्थानीय निकाय राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा पेंशन नहीं प्राप्त हो रही है, वही व्यक्ति प्राप्त होते हैं। तो इससे संबंधित आपको एक शपथ पत्र भी देना होगा कि हमको जो है राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की किसी अन्य योजना के थ्रू हमको पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है। तो अगर आप लिखना चाहिए तो 8वां पॉइंट आपका हो जाएगा, वही 8वां हो जाएगा शपथ पत्र। ठीक है, शपथ पत्र क्या हो जाएगा, राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा पेंशन नहीं प्राप्त हो रहा है। तो इन सब को जो है आप कलेक्ट करने के बाद करेंगे क्या कि इन सब को आप सेल्फ डिक्लेरेशन करेंगे, प्रमाणित करेंगे खुद से इन डॉक्यूमेंट्स पे। उसके बाद आप इसकी स्कैन करके आप क्या करेंगे, अपलोड करेंगे इस साइट पे जहां आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपका सेल्फ डिक्लेरेशन होना चाहिए कि ये जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स हम लगा रहे हैं वो सही है, सब पे साइन होगा। तो आपका पहले पार्ट में हमने पात्रता के बारे में और जो है आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में हमने बता दिया आपको। अब सेकंड पार्ट में मैं आपको जो है ये बताने वाला हूँ कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स होता है अगर आप उसको सबमिट करते हैं तो वो किस किस अधिकारी के पास जाता है और कितने कितने दिन का समय उनको मिलता है कि आपके आवेदन की वो जांच करके उसको आगे बढ़ा सकें। तत्पश्चात जो है आपको 4 किस्त में इसमें पैसे मिलते हैं और किस किस किस्त में कब किस महीने में आपको पैसा मिलना है उसके बारे में मैं आपको सेकंड वीडियो में बताने वाला हूं। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों। धन्यवाद।